हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। अब मैं ये कहूँगा कि ये चैनल अब मेरा ही चैनल नहीं है, ये अब आप सबका भी चैनल बन गया है, क्योंकि मैं कक्षा 10 के अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की वीडियो लगातार बना रहा हूँ और मुझे बच्चों का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि मैं अब ये कहूँगा कि अब ये चैनल आप सभी का बन चुका है। बस मैं इस पर काम करता हूँ और आपका इतना सहयोग जो है मुझे इसके लिए प्रेरित करता है। तो अब मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी की जो दोनों बुक्स है आपकी, जो नई एनसीईआरटी सिलेबस के लिए लागू की गई है, एक तो है फ्लेमिंगो जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है और दूसरी है आपकी विस्टा जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है। तो इन दोनों का कंप्लीट जो हिंदी अनुवाद और उनकी ग्लॉसरी, क्वेश्चन आंसर सब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। एक एक लाइन टू लाइन मैं आपको उसका जो एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखें, ताकि जैसे ही मेरे वीडियो मिलें तो आपको जो है वो तुरंत मेरा वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और अगर आपके छोटे बहन भाई कक्षा 10 में पढ़ते हैं, आपकी जानकारी में कोई बच्चे हैं, तो उनको भी मेरा चैनल शेयर करो ताकि वो भी घर बैठे पढ़ सकें। मैं लगातार जो है आपकी सेवा में रहूँगा, लगातार इसकी क्लासेज जो इंग्लिश की मैं एक एक आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और जो भी मुझे आपके कमेंट मिलेंगे उस हिसाब से जैसी भी आपके लिए हेल्प होगी मैं कंपोजिशन वगैरह सबकी जो है वो आपकी हेल्प करूँगा। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बच्चों को कुछ आपको, क्योंकि आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपके लिए कुछ बातें कहूँगा कि मैंने अपने 22 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये पाया कि कक्षा 12 तक आने के बाद बच्चे में काफ़ी एनालिसिस करने की जो है वो क्षमता विकसित हो जाती है। वो हर चीज़ का विश्लेषण करने लगता है, क्योंकि छोटी क्लास तक मैंने देखा है कि जैसा बच्चे को कहा जाता है वो उसको हूबहू वैसा ही मान लेता है, लेकिन कक्षा 12 में आने के बाद उसकी जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाती है और वो हर चीज़ में उसके आगे पीछे सर्च करता है कि कौन चीज़ के पीछे क्या तथ्य है। तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े और आप इसका पूरा उपयोग अपनी कैपेसिटी का कर सको। तो मैं आपको इंग्लिश सुधारने के लिए कुछ बातें यहाँ पर बताऊँगा कि सबसे पहले तो आप ये तय करें कि आपको अपनी वोकाबलरी, और वोकाबलरी का मतलब हो गया यहाँ पर शब्दावली, यानी आपको यहाँ पर अपनी शब्दावली, ग्लॉसरी जो है, ग्लॉसरी का मतलब शब्दावली, वर्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं कि आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप ये तय कर लीजिए कि मुझे 10 शब्द रोज़ाना सीखने। तो बस आप गूगल क्रोम पर जाइए, वहाँ पर एक शब्द को लिखिए और उसकी सब प्रकार के वहाँ पर जो विवरण आपको मिलेगा, उसका हिंदी अनुवाद भी मिलेगा। एक शब्द के कई रूप होते हैं, उसकी नाउन भी होती है, उसकी क्रिया होती है, एडजेक्टिव होता है। जैसे आप राइट की बात करें, राइट मीन्स लिखना होता है, लेकिन राइट से राइटिंग, रिटन, राइटेबल, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, उनके अपने अपने अर्थ होते हैं। तो वो सब आपको जानने को मिलेंगे। और अगर आप अपने लिए 15 मिनट निकालें और ये तय कर लें कि मुझे इंग्लिश की शब्दावली सुधारनी है, विस्तार करना है उसका, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं और ये सबसे पहले ज़रूरी है। और इसके अलावा जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें बहुत सारे मीनिंग आएंगे, करीब 2000 मीनिंग आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो ये मीनिंग जो है रातों रात याद नहीं हो सकते, आप ये तय कर लीजिए। मैं इसकी जो है वो कोशिश करूँगा कि आपको वो सारे कठिन शब्दार्थ जो अपने वीडियो में उपलब्ध कराया करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर वोकाबलरी से संबंधित बात है, तो वोकाबलरी जो आपको मीनिंग से भी बढ़ सकती है आपकी, और जहाँ भी आप कोई चीज़ ऐसी देखें, जो मीनिंग देखें जो आपको नहीं आ रहा है, उसको आप सर्च करें, उसका लर्न करें अर्थ। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपनी वोकाबलरी सुधारें। और दूसरी मैं ये कहूँगा कि आप अपनी वर्ब्स स्ट्रेंथ जो है, यानी क्रियाओं की फॉर्म जरूर सीखें। आप कम से कम 5 वर्ब्स रोजाना उनको लर्न किया करो, उनकी फर्स्ट फॉर्म, उनके अर्थ, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ताकि आपकी जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में जो वर्ब होती है वो उसका एक स्केलेटन होता है, एक प्रकार से उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। वो आपकी अगर वर्ब्स मजबूत होगी तो आपका वाक्य जो समझने में बहुत आसानी रहेगी। और तीसरी बात मैं आपको कहूँगा कि सेंटेंस का अंडरस्टैंडिंग समझें आप। तो जब आप वर्ब को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप ये जानेंगे कि वाक्य में 3 ही चीज़ होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। फिर आप कहेंगे कि वाक्य तो बहुत लंबा होता है, तो बच्चों आप ये पाएंगे कि एक वर्ब जो है एक
सेंटेंस में चेसिस की तरह कार्य करती है। जैसे गाड़ी में चेसिस होती है, उसके सारे पार्ट्स उससे जुड़े होते हैं, उसी प्रकार के वर्ब के आगे पीछे सब शब्द जो है वो लगे होते हैं। उसको आपको समझना है कि ये वर्ब है तो इसके आगे पीछे जो है वो शब्द किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनके क्या अर्थ हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सेंटेंस को समझना सीखें। और यदि आपके टेंस में कोई वीकनेस है तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी टेंस की जो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरी हालांकि चैनल पर पहले से वीडियो अपलोडेड हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, या आपकी जो भी कमी हो तो मुझे बताएं, मैं उसको सुधार करने के लिए कोशिश करूँगा। और एक बात, चौथी बात मैं आपको ये कहूँगा कि इंग्लिश जो है वो आप रातों रात नहीं सुधार सकते। ये एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, यानी आप धीरे धीरे लगे रहें और आप जो है वो सतत कार्य करते रहें इस पर, आप अपनी चीज़ को सुधारते रहें, पढ़ते रहें आप, तभी इंग्लिश के आप जितना नज़दीक जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, तभी आप उसको सुधार सकते हैं। और एक बच्चों मैं आपको पांचवी और आखिरी बात ये कहूँगा कि इंग्लिश के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है। मैंने कुछ टीचर्स को देखा है जो ये कहते हैं कि बस आप इतना याद कर लीजिए तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, और एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये कुछ कर लीजिए, आपको पाठ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस 2-4% रट लो तो आपके ये 1-2-4 लेटर रट लो। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों आप बचो, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आपके लिए हो सकता है कि फ़ायदेमंद हो, लेकिन जब आप आगे जा कर के चीज़ों को समझने लगेंगे, जब आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, तब उस समय आपके पास इंग्लिश नहीं होगी, तब आपको इन चीज़ों पर बहुत पछतावा होगा। आप ये उन टीचर्स के लिए भी सोचेंगे कि उन्होंने हमें जो है वो एक ऐसा रास्ता बताया जिससे कि हम कुछ सीख नहीं पाए। तो आप किसी भी शॉर्टकट में नहीं जा करके ये जो मैंने बातें बताई उन पर आप कार्य करें, लगातार पढ़ाई करें और धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को सुधारें। तो मैं जो अभी आपको इंग्लिश की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके बारे में बताता हूँ, तो ये मेरी बात आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको टेक्स्ट बुक आपकी वो बताता हूँ। कक्षा 12 के लिए जो टेक्स्ट बुक लागू की गई है उसका नाम है फ्लेमिंगो, ठीक है, ये इस बुक का नाम है फ्लेमिंगो। और फ्लेमिंगो वैसे एक पक्षी होता है, समुद्री पक्षी होता है, तो इस पर नाम रखा गया। अब ये आप ये देखें कि टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता है। तो आपके जो सिलेबस में 2 बुक्स हैं, एक टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो और दूसरी आपकी विस्टा जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। तो आपको इससे ये समझना चाहिए कि टेक्स्ट बुक जो होती है वो मुख्य जो आपकी पुस्तक होती है, पूरा पेपर जो उस पर बेस्ड होता है, उसके ऊपर आधारित ही सारी आपकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन आता है या कॉम्पोजिशन आती है, सारी उसके आधार पर होती है। सप्लीमेंट्री रीडर जो होती है उसका केवल इतना ही सेंस होता है कि उसमें जो है वो केवल कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। तो टेक्स्ट बुक आपकी मेन जो है वो पाठ्यक्रम की पुस्तक होती है। तो ये जो है आपकी फ्लेमिंगो नाम की बुक है और इसमें कितना कंटेंट है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आपकी इस टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है वो ये है, इसमें पहले प्रोज का मतलब होता है बच्चों गद्य और पद्य, यानी कविता संबंधी चीज़ें होती है वो पद्य होती है, और जो पाठ संबंधी जो होते हैं चैप्टर वो गद्य में आते हैं, प्रोज में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपके पास जो है वो इसमें 8 चैप्टर हैं जो प्रोज हैं आपके गद्य के रूप में हैं। तो ये पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन और दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस प्रकार से कुल ये आपके जो 8 चैप्टर हैं। तो इन एक करके मैं सभी की आपको जो है वो ट्रांसलेशन एक लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो लगातार देखना, आपको इंग्लिश में जब बहुत कुछ इसमें आपको लगेगा कि आप लगातार देखेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव भी होगी और पूरा टेक्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसकी पोइट्रीज जो हैं, तो 6 पोइट्रीज आपको यहाँ पर दे रखी है, 6 कविताएं, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेनेशन आती है। तो ये 6 जो है आपकी यहाँ पॉइंट्स हैं, इनको भी अपने एक करके पढ़ेंगे। तो अब अपने आज जो है वो द लास्ट लेसन इस चैप्टर से शुरू करते हैं। तो ये है आपका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ। तो पहले इसके ऑथर के बारे में जानते हैं कि इसका लेखक है, उसका क्या परिचय, उसके बारे में कुछ बताया गया यहाँ पर। तो अपने जानते हैं इसको, अल्फोंस डॉबिट, यानी 1840 to 1897। ये 1840 में पैदा हुए, 1897 में जिनकी डेथ हुई। तो इनका जीवन काल था। वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, ये एक फ्रांस के जो है वो उपन्यासकार थे
एंड शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, और छोटी छोटी लघु कथाएं लेखक थे लिखने के। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। तो ये जो लास्ट लेसन है ये जो फ्रांस और पर्शिया की जो युद्ध हुआ था 1870 से लेकर 1871 तक, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया। तो इसमें क्या हो गया था कि फ्रांस को पर्शिया ने हरा दिया था, लेड बाय द बिस्मार्क, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। उसमें फ्रांस को हरा दिया गया था पर्शिया के द्वारा। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड, द पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। और उसमें पर्शिया के अंदर जो थे उसमें ये जो है वो देश आते थे, जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया का भाग जो है, इस सबको मिला करके पर्शिया था। और पर्शिया और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ तो उसमें फ्रांस जो हार गया था। तो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि फ्रांस के जो कुछ जिले थे या कुछ क्षेत्र था, जो एल्सेस और लॉरेन, वो क्या है कि पर्शिया के हाथों में चला गया था, यानी जब फ्रांस हार गया तो। एंड रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और अब इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि इस घटनाक्रम का जो है विद्यालय के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी ये एल्सेस और लॉरेन के जो है वो पर्शिया में चले जाने से, चूँकि फ्रांस का हिस्सा था, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पर दी गई है जिनको मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगी इन ग्रेट ड्रीड ऑफ। तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भय की कोई भी भावना आप अंदर अपने रखें तो उसे बोलते हैं ग्रेट ड्रीड ऑफ, यानी किसी आपको डर का अंदेशा हो। इन यूनिसन का मतलब है बिल्कुल एक रूपता से, बिल्कुल समान चीज़ों को समझा जाए एक तरीके से। काउंटेड ऑन का मतलब यहाँ पर है कि निर्भर हो जाना या किसी चीज़ पर स्थित होना। अ ग्रेट बसल, तो यहाँ पर ग्रेट बसल का मतलब बहुत ज़्यादा हलचल या गतिविधि होना, अफरा तफरी होना। थम्ब्ड एट द एजेस, तो ये एक फ्रेज है बच्चों, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। थम्ब्ड एट द एजेस का मतलब है कि जैसे आप किसी किताब, आपके पास यदि कोई पुरानी किताब है तो उसके बार बार पलटने से या जो है वो इधर उधर रखने से क्या हो जाता है कि उसके किनारे घिस जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि थम्ब्ड एट द एजेस, यानी जो किनारों पर से घिसी हुई हो बार बार काम में लेने से। रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, तो यहाँ पर रिप्रोच का मतलब होता है पछतावा करना। तो हम किसी बात पर हमारे खुद के निर्णय से जब हमें पछतावा होता है तो इसको बोलते हैं रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ। तो यहाँ पर ये कुछ जानने के बाद अब हम जो है वो यहाँ पर लेसन का जो ट्रांसलेशन है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कहानी है, ये आई जो यहाँ पर बार बार बोला गया, ये क्या है कि फ्रांज नामक एक स्टूडेंट है, उसने जो पूरा संबोधित करके लिखा है ये। तो यहाँ पर आई का मतलब फ्रांज से हो गया। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो यहाँ फ्रांज कहता है कि उस दिन वो जो स्कूल के लिए थोड़ी देरी से रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, तो यहाँ पर ये आ गया ना इन ग्रेट ड्रीड ऑफ। तो अब वो मान रहा था, उसने पहले से ये अंदेशा कर लिया कि अब उसको स्कोल्डिंग यानी डांट मिलने वाली है, क्योंकि वो स्कूल लेट हो रहा था तो उसे लग रहा था कि अब उसको डांट पड़ेगी। स्पेशली बिकॉज एम हामिल हैड सेड, और विशेष रूप से उसको इसलिए लग रहा था क्योंकि एम हामिल जो उनके टीचर हैं उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे जो है पार्टिसिपल्स पर जो है वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कुछ हमसे प्रश्न पूछेंगे। तो पार्टिसिपल्स का मतलब होता है जो हम टेंस के पार्ट्स पढ़ते हैं या आप जो वर्ब्स के फॉर्म्स देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो वो ग्रामर का एक भाग होता है। तो उस पर वो प्रश्न पूछने वाले थे, इस कारण से उसको डर लग रहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, तो यहाँ देखो फ्रांज ने कहा है कि वो तो इसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था, यानी पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, तो एक क्षण के लिए, तो आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, तो फ्रांज ने एक बार तो ये सोचा कि मैं भाग जाता हूँ, यानी क्लास को छोड़ देता हूँ, नहीं जाऊँगा क्लास में। स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स,
और सारा दिन जो है वो घर से बाहर रह करके या क्लास से बाहर रह करके बिताऊंगा। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सो ब्राइट, बहुत तेज धूप थी। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और टहनियों पर जो है वो पक्षी जो है चिपिंग यानी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ दिस शो मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो यहाँ पर यह क्या कि खुले मैदान के अंदर शो मिल यानी जो यहाँ पर आरा मशीन है उसके पीछे वहाँ पर जो है वो पर्शियन जो सिपाही हैं, वहाँ के जो सैनिक हैं, वो वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग यानी जो सैनिक जो है वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। तो वो अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये मेरे लिए बहुत ही एक लुभावना था, मुझे आकर्षित करने वाला था। टेम्पटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ आकर्षित करने वाली हो, तो क्योंकि वो बच्चा था तो उसको ये चीज़ बहुत आकर्षित करती थी। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के जितने रूल थे, यानी उसको पाठ की बजाय जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा रुचि थी, अच्छा लग रहा था उसको। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, लेकिन देखो यहाँ पर इसने कितनी समझदारी की बात की है कि वो फ्रांस कहता है कि फिर भी मेरे अंदर जो है इस बात का रजिस्ट करने का, यानी इसको नकारने का, इसका विरोध करने का मेरे अंदर जो है बल था, यानी मैं इस बात को दबा सकूँ कि मैं इस मेरे जो उसकी इच्छा थी कि मैं ये सब ड्रिलिंग वगैरह देखूँ, इसको छोड़ करके मैं जो एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और अपने इसको अपनी इच्छा को दबा करके वो क्या करता है कि अपने हरीड ऑफ का मतलब है कि अपने स्कूल की तरफ तेज़ी से बढ़ता है। और आगे ये कहता है कि व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, तो जब कह रहा है कि वो टाउन हॉल से यानी उस बड़े हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, तो वहाँ पर एक भीड़ लगी हुई थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड यानी जहाँ पर कोई भी समाचार वगैरह लिखे जाते हैं या चस्पा किए जाते हैं, तो वहाँ पर उसके सामने जो काफ़ी बड़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, और देखो फ्रांस ने कहा है कि पिछले 2 साल से जितनी भी हमारे लिए अप्रिय खबरें आती थी, बुरी खबरें आती थी, वो हमें यहाँ से ही प्राप्त होती थी, उस बुलेटिन बोर्ड पर ही लिखी जाती थी, चस्पा की जाती थी। द लॉस्ट बैटल्स, यानी युद्ध हार गए, एंड द ड्राफ्ट, और जो उन पर कब्जा हो गया, एंड द ऑर्डर्स ऑफ कमेंडिंग ऑफिसर, या जो वहाँ के जितने ऑफिसर थे, जितने जो अधिकारी थे, उनके जितने भी आदेश थे वो सब कहाँ से मिलते थे, बुलेटिन बोर्ड से मिलते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो फ्रांस कहता है कि उसने वो सोचता रहा विदाउट स्टॉपिंग, और रुका नहीं, ये चलते हुए सोचता रहा। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब हमारे लिए आगे क्या होने वाला है, क्या मसला आगे और होगा, यहाँ पर हमारे लिए क्या सूचना रहेगी। तो यहाँ पर आगे चैप्टर में देखो ये कहा बच्चों को, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड, तो वो कहा कि तब मैं जितनी जल्दी हो सका, जितनी हरी यानी जल्दी करना, तो जितनी जल्दी कर सका उतनी जल्दी मैंने की। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर, तो यहाँ पर एक कोई लोहार है जिसका नाम है वॉक्टर, हु वॉज देयर, जो कि वहाँ था उस बुलेटिन बोर्ड के पास, विद हिज अप्रेंटिस, यानी अपने प्रशिक्षु के साथ, जो उसके साथ जो काम सीखता था उसके साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वो मेरे को कहा उसने, मेरे पीछे आकर के, डोंट गो सो फास्ट, कि आप इतनी जल्दी मत करो, बब यानी बच्चे आप इतनी जल्दी मत करो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, की तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए काफ़ी समय है अभी, आप इतनी जल्दी ना करें। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, तो फ्रांस कहता है कि मुझे ऐसे लगा उसकी बात सुन करके कि जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हॉमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, और वहाँ से ये सोच करके वो क्या तुरंत जो है वहाँ पर एम हॉमेल का जो वहाँ छोटा बगीचा था वहाँ पर पहुँचा, और ऑल आउट ऑफ ब्रेथ यानी पूरा सांस उसका फूल रहा था, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में वहाँ पर गया जितनी जल्दी हो सका। यूजुअली सामान्य रूप से क्या होता था, व्हेन स्कूल बिगेन, आप जानते हैं कि जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज़्यादा जो है वो अस्त व्यस्तता होती है, हम जानते हैं, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जो कि बाहर गली तक भी सुनाई दे सकती है। कि हम अपने स्कूल में भी देख सकते हैं कि जैसे क्लास लगती है तो आप जानते हैं कि क्या क्या होता है, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग डेस्क, तो आप जानते हैं कि कोई मेज़ को इधर उधर खिसका रहा है, डेस्क को कर रहा है, तो वो अपने अपने मेज़ डेस्क वगैरह उनको जमाते हैं, कोई बंद करते हैं, कोई खोलते हैं।
एंड लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और सभी जो है एक साथ अपने पाठ को जो है वो याद करते हैं, रिपीट करते हैं, उनको दोहराते हैं। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, एंड विद आवर हैंड्स ओवर ऑल आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतनी ज़ोर से बोलते हैं कि हमें अपने हाथ जो अपने कानों पर रखने पड़ते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जब क्लास चल रही होती तो हम ये देखते हैं बच्चों की शिक्षक के पास जो रूलर होता है, जो स्केल होता है, उससे वो मेज़ पर थपथपाता रहता था कि बच्चे अपने काम पर ध्यान दें और शोर नहीं करें। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि अब यहाँ पर बिल्कुल एकदम शांत था, जैसा सोचा था वैसा नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमर्सन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो वो कह रहा है कि फ्रांस कहता है कि मैं अपनी जो डेस्क पर जो है वो जहाँ पर वो बैठता था वहाँ चुपचाप एकदम चुपके से जा कर के बैठना चाहता था, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कॉमोशन के, और जैसे कि कोई उसको देखे भी नहीं, ये सब चाहता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह क्या हुआ, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज ऑन संडे मॉर्निंग। और उस दिन जो उसको लग रहा था कि बिल्कुल एकदम संडे की तरह जो है वो रविवार की सुबह की तरह सारी स्थितियाँ एकदम शांत थी। थ्रू द विंडो, और खिड़की में से उसने देखा कि आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सारे कक्षा के साथियों को देखा, सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि अपने स्थान पर पहले से ही बैठे हुए थे। एंड एम हॉमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद इट्स टेरिबल आयरन रूलर, और एम हॉमेल जो भी अपने पास एक बहुत ही टेरिबल यानी भयानक या खतरनाक लोहे की स्केल रखते थे, वो इधर उधर घूम रहे थे क्लास में, कक्षा में। अंडर हिज आर्म, तो जो उन्होंने रूलर है वो अपने बाजू में रख रखा था, दबाए हुए थे। एंड आई हैड टू ओपन द डोर, तो मुझे क्या करना था, दरवाज़ा खोल करके, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने अब उसको जो है कक्षा में प्रवेश करना था। यू कैन इमेजिन, और बच्चों आप ये लॉन्च फ्रांस कह रहा है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना जो है वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था और कितना भयभीत था, क्योंकि जो क्लास में लेट आया तो सारे उसको देखेंगे तो उसको शर्म महसूस भी हो रही थी, और डर लग रहा था कि भी एम हॉमेल है वो क्या प्रतिक्रिया देंगे। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसे उसने सोचा था, एंटिसिपेट किया था, वैसा हुआ नहीं। एम हॉमेल सा मी, एम हॉमेल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही दयालुपूर्ण तरीके से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, कि अपने स्थान पर जल्दी चले जाओ। लिटिल फ्रांस, की छोटे फ्रांस बच्चे, आप अपने स्थान पर चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, तो उन्होंने आगे कहा कि हम तो यानी हामिल ने कहा कि हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, ठीक है आप आ गए अभी। तो आई जंप्ड ओवर द बेंच, तो वो कह रहा है कि मैं अपने उछल करके अपनी बेंच पर पहुंचा, तुरंत वहाँ पर पहुंचा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक जो है वो, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और तब तक जब मैं थोड़े अपने भय से उबर चुका था, इस समय तक, डिड आई सी दैट ओवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और तब मैंने देखा कि आज मेरे जो टीचर हैं एम हॉमेल, वो बहुत ही एक सुंदर जब वो हरे कोट में थे। हिज फील्ड शर्ट, और उनकी जो शर्ट है वो भी लच्छेदार थी, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और आज उन्होंने छोटी एक काली जो सिल्क की कैप पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उस पर जो है कसीदाकारी की हुई थी, एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डीज, और जिसको कि वो ऐसा जो है आउटफिट जो है वो अक्सर ऐसा नहीं पहनते थे, वो जब कभी भी इंस्पेक्शन यानी कभी निरीक्षण पर जाने वाले होते थे, या फिर कोई प्राइज डे होता था, इनाम के वितरण का समारोह होता, तभी ऐसा पहनते थे, सामान्य दिनों में ऐसा नहीं पहनते थे। तो बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इन सब के अलावा फ्रांस कहता है कि सारी स्थितियां बहुत ही अलग प्रतीत हो रही थी, विचित्र लग रही थी, एंड सोलोमन, और काफ़ी गंभीर लग रही थी। सोलोमन यानी गंभीर, काफ़ी जो है वो गंभीरता नज़र आ रही थी हर जगह। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट
लेकिन जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, और वो थी कि पीछे की जो बेंचेस थे दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि लगभग हमेशा खाली रहा करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहाँ पर आज गांव के लोग जो बहुत ही शांति से चुपचाप बैठे थे, लाइक अवरसेल्व्स, जैसे कि हम कभी बैठा करते थे वैसे ही। ओल्ड होजर यानी पुराने किसान या जो गांव के लोग हैं, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो कि तिकोनी टोपियाँ ओढ़े हुए थे, वो वहाँ बैठे थे चुपचाप एकदम शांत। द फॉर्मर मेयर, जो पहले के मेयर थे शहर के, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो पहले के पोस्ट मास्टर थे डाक विभाग के, वो भी वहाँ बैठे थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और अगल बगल में कुछ बहुत सारे और लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग जो है बहुत ही उदास लग रहे थे, दुखी लग रहे थे। होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, तो यहाँ प्राइमर से मतलब बच्चों कोई छोटी पुस्तिका से मतलब है कि उसके हाथ में कोई एक छोटी पुस्तिका थी जो होजर ने ले रखी थी, उन्होंने किसानों ने ले रखी थी। थंब डैट थे, जो कि किनारों पर से घिसी हुई थी, मैंने आपको इसका अर्थ पहले बताया था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने घुटनों पर रख करके उसको खोल रखा था उन्होंने। विद दिस ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और बड़ी चश्मा उन्होंने लगा रखी थी। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो कुछ इन पेजेस के ऊपर से अपनी चश्मा घुमा रहे थे, मतलब इसको पढ़ रहे थे, देख रहे थे इसको। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये सब जो है बहुत ही आश्चर्य के साथ देख रहा था, इस पर आश्चर्य व्यक्त कर रहा था। एम हॉमेल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हॉमेल जो अपनी कुर्सी से उठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल ट्यून, और उसी प्रकार की उनकी मुद्रा में और बहुत ही भद्र तरीके से उनकी बहुत ही भद्र जो है वो टून उनकी बोलने की जो शैली है उसके अंदर, विच ही हैड यूज टू मी, और जिसको कि वो विच ही हैड यूज टू मी, जो कि अक्सर वो मेरे साथ जो है वो ऐसे करते थे। सैड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, कि बच्चों, दिस इज़ द लास्ट सेशन की लेसन, सॉरी, कि ये आज का जो अंतिम पाठ होगा, आई सेल यू, जो मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम द बर्लिन, तो आप जानते हैं कि चूँकि ये इसमें फ्रांस का ये भाग जो है वो जर्मनी से हार चुका था, तो ये जर्मनी के अंडर में आ गया था, तो बर्लिन जो है उसमें पर्शिया के अंडर में था, तो वहाँ से आदेश आ गए थे, वो बताते हैं, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि अब आदेश आ गया है कि एल्सेस और लॉरेन की जितने भी स्कूल है उसमें सिर्फ अब क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, फ्रांस की जो फ्रेंच भाषा है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और कल जो आपके नए अध्यापक आने वाले, मास्टर आने वाले हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज ये आपका जो अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ आपका होने जा रहा है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आज आप बहुत ही प्रयासरत होकर के ये सब चीज़ें जाने सुने, अटेंटिव होकर के, ठीक है बच्चों। तो व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये देखो ये शब्द जो है वो फ्रांस कह रहे हैं कि उसके लिए कितने एक बहुत ही जो है वो झटके की तरह थे, ठीक है, थंडर क्लैप की तरह थे। एंड ओ द रेचेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और वो का अब उनको ये ख्याल आ गया फ्रांस को कि देखो उन रेचेज यानी वो जो पीड़ाएं, कष्ट जो है वो, और जो वहाँ पर उन्होंने लिख रखी थी टाउन हॉल में, वो अब उसके सामने स्पष्ट हो गई थी कि हाँ यही बात वहाँ पर थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, कि क्या ये मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन होने वाला है, क्यों, वाई। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि अभी तो मैं बहुत मुश्किल से लिखना भी नहीं पाया था, सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कुछ और आगे नहीं सीख पाऊँगा तो मेरा क्या होगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, कि मैं तो यहाँ पर मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। देन, तब तो यानी सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, तो फ्रांस आगे कहता है कि मुझे कितना पछतावा इस बात के लिए, कितना खेद है कि मैंने अपने पाठ पढ़े नहीं। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं जो है वो पक्षियों के अंडे ढूंढता रहा, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर जो है वो सार नदी के किनारों पर घूमता रहा, तो इस प्रकार वो व्यर्थ घूमता रहता था, पढ़ाई नहीं करता था। माई बुक्स, यानी मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस वाइल अगो, कि मेरी पुस्तकें जो कि मुझे जो है वो अभी तक बिल्कुल व्यर्थ की, न्यूसेंस यानी बेकार की चीज़ें लगा करती थी, सो हैवी टू कैरी, और जिसको मुझे ढोना बहुत ही भारी लगता था।
उनका बैग लेकर के आना। माई ग्रामर यानी मेरी जो व्याकरण है, माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स यानी संतों के बारे में मेरा जो इतिहास है वो वर ओल्ड फ्रेंड्स एंड नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, कि वो सारे मेरे मित्र और ये सब चीज़ें जब मैं कैसे छोड़ पाऊँगा। एंड एम हमिल टू, और एम हमिल को भी मैं कैसे भूल पाऊँगा, कैसे छोड़ पाऊँगा। दैट द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और जो बात आज वो बताने जा रहे थे, विचार रख रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको कभी फिर नहीं देख पाऊँगा। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट द रूलर हिज रूलर, तो इस कारण से मैं उनके रूलर के बारे में सब कुछ भूल गया, क्योंकि पहले तो उसको केवल डर लगता था, तो केवल उनको रूलर ही याद रहता था कि वो स्केल से मारेंगे, लेकिन आज उनकी इस बात ने सब कुछ भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने सख्त थे, कितने उसके प्रति जो सख्त रहते थे, ये बात मैं भूल गया। पुअर मैन, क्या रे इस व्यक्ति बेचारे ने, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, और आज हम उनके अंतिम पाठ के सम्मान में जो दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और आज इतने अच्छे संडे के कपड़ों के अंदर जो वो अब हमें देने वाले थे। नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ में आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सीटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और आज कमरे में पीछे जो गांव के बूढ़े लोग जो क्यों बैठे थे, अब ये बात मुझे सब समझ में आ गई थी। एंड इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और अब उनको बहुत सबको ये खेद महसूस हो रहा था, दुख हो रहा था टू दैट हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वो अब स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाए। एंड इट वॉज देयर वे टू ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और वो सब जो है वो उनका जो शिक्षक था एम हमिल, उनके लिए जो है वो 40 साल की उनकी जो सेवा थी उसके लिए धन्यवाद करने के लिए आए थे। वो सभी अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आए थे, ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए फॉर द कंट्री, की उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया। दैट वाज देयर, जो उन्होंने किया था नो मोर, अब वो नहीं होगा। तो इस बात के लिए गांव वाले भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, और आज फ्रांस के विचार भी उनके प्रति बहुत ही अलग हो गए थे। तो आज के लेसन के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे के जो पूरा हिंदी अनुवाद ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा, और साथ में जिसके क्वेश्चन आंसर और जो महत्वपूर्ण बातें जितनी सारी अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये प्रयास जब आपकी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आप लगातार मेरी वीडियो देखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप अभी चूँकि कोविड काल में विद्यालय बहुत जल्दी खुलते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो आप घर में बैठिए, और इंग्लिश के लिए ये जो ट्रांसलेशन सुनना है इसके लिए तो आपको केवल आप 2-3 बार इसको सुने तो आपको अच्छी तरह लाइन टू लाइन याद हो जाएगा। और मैंने कोशिश की है कि आपकी लाइन टू लाइन हर एक चीज़ को मैं क्लियर करता जाऊं। तो नेक्स्ट के साथ मैं अपने इनके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं उनके अर्थ भी आपको दूंगा, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बताऊंगा, और जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो अपने करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और लगातार ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप मेरा सहयोग कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।